दोस्तों, नेपाल में जब से चीन समर्थक सरकार आई है तब से नेपाल में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। नेपाल में कभी भी इतनी सारी परेशानियां एक साथ नहीं आई। चीन ने प्यार से बात क्या कर ली, नेपाल ने उस पर आंख बंद करके विश्वास करना शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब नतीजा भुगतने का समय आ गया है। आपको बता दें कि भारत ने नेपाल को पहले ही चीन को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन उस वक्त नेपाल ने भारत की चेतावनी को सिर्फ एक मजाक समझा और उसी को धोखा देकर नेपाल की सरकार ने चीन को सब कुछ करने की छूट दे दी और ऐसी गलती की वजह से नेपाल अब बेवजह मारा जा रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। कुछ ही महीने पहले बनी नेपाल की चीन समर्थक सरकार अब खतरे में आ गई है और नेपाल की नई सरकार कभी भी गिर सकती है। लेकिन परेशानी अगर नेपाल की सरकार तक की होती तो ठीक था, लेकिन चीन के साथ नजदीकियां नेपाल के लोगों के लिए भारी पड़ने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के लोग भुगत रहे हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि चीनी पैसों से बने प्रोजेक्ट अब नेपाल के लिए सिर्फ सिरदर्द बन गए हैं। चीन के बनाए गए लगभग सभी प्रोजेक्ट्स नेपाल को रत्ती भर भी कमाई नहीं हो पा रही है। इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स की वजह से नेपाल पर चीनी कर्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यह अंदेशा जताया जा रहा है कि नेपाल भी पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीनी कर्ज के जाल में फंसने वाला है। भारत लगातार नेपाल को समझाता रहा, लेकिन नेपाल ने बिना सोचे समझे चीन को प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। नेपाल ने यह सोचने की भी कोशिश नहीं की कि उसे इन प्रोजेक्ट्स की जरूरत है या नहीं। बस चीन को खुश करने के लिए इन परियोजनाओं के जरिए आए पैसे कमाने के लिए नेपाल की सरकार हर बार हाँ बोलती रही। लेकिन नेपाल की सरकार ये भूल गई थी कि पैसा उन्हें तोहफे में नहीं मिला है, बल्कि यह चीनी लोन है जिसे चुकाना भी पड़ेगा। इस बात को आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि नेपाल कितना बुरा फंस गया है। चीनी पैसों से बने पोखरा एयरपोर्ट का इसी साल जनवरी में उद्घाटन हुआ था। ऐसे में नेपाल को लग रहा था कि चीन सहायता के लिए इस एयरपोर्ट का निर्माण करवा रहा है, लेकिन चीन ने कहा कि यह कोई सहायता नहीं है बल्कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। चीन का यह बयान सुनकर नेपाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नेपाल ने कहा कि उसे पहले इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैसे आपको बता दें कि इसी एयरपोर्ट के पास कुछ दिन पहले एक भीषण विमान हादसा हुआ था जिसमें मौजूद सभी 72 लोगों की मौत हो गई थी। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा नेपाल में अभी 2 और प्रमुख परियोजनाएं तैयार हुई है और इन परियोजनाओं को भी चीन ने तैयार किया है। इसमें से एक तेरावा में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और दूसरा राजधानी काठमांडू में चोभर ड्राई पोर्ट है। यह दोनों परियोजनाएं भी पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं, जहां से नेपाल की कोई कमाई नहीं हो रही। नेपाल को चीन की मदद से बनाई गई यह बेकार की परियोजनाओं से एक और बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरह से नेपाल ने बिना सोचे समझे इन प्रोजेक्ट्स को बनवाया है, उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में नकारात्मक संदेश गया है। ऐसे में जब नेपाल को जरूरी बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी, तब शायद कोई भी नेपाल में पैसा निवेश करने का जोखिम उठाएगा। बहरहाल इन सभी बातों के बीच नेपाल में राजनीतिक संकट एक बार फिर से गहरा गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। प्रचंड की सरकार से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा की पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि पुष्प कमल दहल, प्रचंड और केपी शर्मा दोनों ही चीन के इशारों पर काम करते, लेकिन अब इन दोनों में लड़ाई हो चुकी है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि भारत का विरोध करने वाली यह सरकार कब तक चलेगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, रूस का पहला टारगेट है भारत को वीटो दिलाना और अभी हाल ही में रूस के एक बड़े प्रतिनिधि G20 की आम बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे थे और उन्होंने यह संकेत साफ साफ जाहिर कर दिया कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सिर्फ यही चाहते हैं कि भारत को वीटो मिले। आपको बता दें कि जब पुतिन भारत में G20 की सबसे बड़ी बैठक में आएंगे तो उन्होंने यह साफ साफ कहा है कि वह किसी भी बैठक में तब तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक भारत की वीटो पर चर्चा नहीं हो जाती।
दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भारत की वीटो के लिए रूस कितना अग्रसर है, कितना कुछ कर सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में भारत ही इकलौता देश था जिसने रूस की आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त होने से बचाया था। उससे काफी सारी चीजें बड़े स्तर पर खरीदी थी, जिनमें से एक था कच्चा तेल, और भी फाइनेंशियल सपोर्ट भारत ने रूस को किया था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की जो प्राथमिकता है कि भारत को वीटो मिले, जी हां, भारत उतना ही हकदार है वीटो के लिए जितना चीन है। दोस्तों, और चीन को वीटो काफी सालों पहले मिल चुकी है, लेकिन भारत अभी भी वीटो के लिए इसलिए तरसता है क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो भारत के वीटो पर अड़ंगा डालता है। इन सब के अलावा रूस ने यह साफ साफ कह दिया कि भारत की वीटो पर भारत में हो रही G20 में चर्चा जरूर होनी चाहिए। हालांकि G20 के अंदर इन मुद्दों पर जरूर चर्चा की जाएगी। उस बैठक में बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज को उठाया जाता है, लेकिन इसमें जो सबसे पहला मुद्दा बनने जा रहा है रूस की तरफ से और भारत की तरफ से, वह है यूएन में परमानेंट मेंबरशिप भारत के लिए। और अब देखना यह होगा कि भारत रूस बाकी देशों को कैसे कन्विंस करते हैं भारत को अगला यूएनएससी की बैठक में वीटो पर मुहर लग जाए। यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। जो सबसे बड़ी मीटिंग होनी है उसके बारे में अब आपको बता दें, वह है सितंबर महीने में, जिसमें 20 देशों के या तो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट भारत में होंगे। और यह बैठक इतनी जोरदार होने वाली है कि यह माना जा रहा है कि अब तक ऐसी G20 बैठक किसी देश ने कंडक्ट नहीं कराई होगी। यह बैठक दिल्ली में होगी, और दिल्ली जो भारत की नेशनल कैपिटल है, यहीं से यह निर्णय लिया जाएगा कि भारत को वीटो कब तक देगा चीन। उधर बात करें G20 की अभी तक की बैठक की, तो अभी तक कहां कुछ बैठकें हुई है उसके बारे में अब हम आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। दोस्तों, पिछले वर्ष दिसंबर में औपचारिक रूप से भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी, और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसके अंतर्गत भारत के 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित 11 सहभागी समूहों के साथ व्यापक विचार विमर्श आयोजित किए जाएंगे। सहभागी समूह जिसमें प्रत्येक G20 सदस्य देश के गैर सरकारी प्रतिभागी शामिल होते हैं। G20 नेताओं को सिफारिशें प्रस्तुत करते हैं और नीति निर्माण प्रक्रिया में योगदान देते हैं। आपको बता दें कि G20 की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में राजस्थान के उदयपुर में हुई थी। इसके साथ ही जनवरी महीने में पश्चिमी बंगाल में G20 की बैठक हुई थी, जिसमें वैश्विक साझेदारी पर चर्चा हुई थी, और यह 3 दिन तक मीटिंग चली थी। इसके अलावा पहली वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक हाल ही में फरवरी के आखिर में बेंगलोर में हुई। इसके अलावा G20 विकास समूह की पहली बैठक और संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य टास्क फोर्स की बैठक अब तक भारत के अलग अलग शहरों में हो चुकी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों, G20 की जो सबसे अहम बैठक होगी वह सितंबर में भारत की राजधानी दिल्ली में होने वाली है, जिसमें सभी देशों के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट शामिल होंगे। और यह मीटिंग सबसे ज्यादा अहम होने वाली है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े नेता आमने सामने होंगे और इस दौरान कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।